इस दुनिया में बहुत सारे लोग गुम होते हैं, बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया जाता है, बहुत सारे लोगों का कभी पता नहीं चलता है। इस तरह की खबरें हम लोगों ने बहुत सारी सुनी देखी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, लाखों लोग वो अपने आप को ही गायब करवा चुके हैं। न सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों, पुलिस, सरकार, हर एक की नजरों से। और उनको गायब कराने के पीछे किसी का हाथ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी मर्जी है। वो चाहते हैं कि जो उनके करीब हैं, जो उनका परिवार है, जो उनसे प्यार करता है, जो दोस्त हैं, ऑफिस में जो साथ काम करते कलीग हैं, उन सब से वो दूर हो जाए। और इस दूरी के बाद वो ऐसे जिए जैसे उनको कोई जानता ना हो और ना वो किसी को जानते हो। और बस इसीलिए वो अपने आप को गायब करा लेते हैं। लाखों में ऐसी तादाद है खुद को गायब करवाने लोगों की, गायब करवाने वाले। ये कहानी है जापान की, और ये जापान की आज भी सबसे बड़ी एक समस्या है। जापान एक ऐसा देश, टेक्नोलॉजी में कहते थे कि एक दौर ऐसा आया था कि जब ये कहा जाता था कि जापान अगर इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो अमेरिका के सुपर पावर की गद्दी खतरे में होगी। और जापान ने दिखाया, जापान की टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया आज लोहा मानती है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी और जापान की तरक्की ने एक और काम किया। जब जापान तरक्की कर रहा था और उसे दुनिया में सबसे आगे रेस में भाग रहा था, तब इस तरक्की के पीछे जापान के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई टेक्नोलॉजी में जो अच्छा काम कर रही थी, उन्हें बेस्ट लोग चाहिए थे उस काम के लिए। मतलब एवरेज या फिर ये कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो बेस्ट है वही काम करेगा। और इस बेस्ट ने बहुत बुरा किया। जो बेस्ट थे वो सिलेक्ट हुए, वो काम करने लगे, और जो थोड़े एवरेज थे या फिर उतना बेहतर नहीं थे, उन लोगों के बीच में एक लकीर खिंच गई। अब वो छोटी मोटी नौकरी या खुद को अपना एक नाकाम मानकर, क्योंकि एक तरफ उन्हीं के देश में बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे हैं और वो लोग उस तरक्की का हिस्सा ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करें। उन्हें लगा कि अपने कुलीग की नज़रों में, रिश्तेदारों की नज़रों में, पड़ोसियों की नज़रों में, हर जानने वाले की नज़रों में वो गिर चुके हैं, क्योंकि वो काबिल नहीं है और कामयाब नहीं है। तो इस दुनिया की इस तरक्की और कामयाबी की दौड़ ने बहुत सारे लोगों को तन्हा कर दिया। उन्हें लगा कि क्या, कैसे रहें, इन लोगों का सामना कैसे करें। और इस तन्हाई ने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया। और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जापान में एक आम शब्द है जिसका नाम है हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी 1980 में ये शब्द पहली बार जापान में सुनाई दिया। तब जब जापान पूरी तरह से तरक्की कर रहा था, तो जो लोग इस तरक्की के साथ अपने आप कदम मिलाकर नहीं चल पाए, नाकाम हो गए, उन्हें लगा कि हम रेस में बहुत पीछे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तन्हा हो गए, ऐसे लोगों को उस वक्त एक नाम दिया गया था, और वो नाम था हिकिकोमोरी। 17 साल पहले टोक्यो का एक नौजवान जिसकी उम्र 24 साल थी, जो एक क्लीनिंग कंपनी में काम करता था, ठीक ठाक नौकरी थी, उसका नाम था निकी, बल्कि नाकी। एक रोज सुबह घर से दफ्तर जाने के लिए निकला हमेशा की तरह, और उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। 17 साल हो गए आज। नाकी को उसके तमाम घर वालों ने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला, घर वालों ने सब्र कर लिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जिससे ये हुआ कि अब वो शायद लौट कर नहीं आएगा। उन लाखों लोगों में नाकी भी एक था, जो इस तरक्की के दौर में खुद को शामिल नहीं कर पाया, तन्हाई का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। और फिर ऐसे लोगों के लिए जो नाम था वहां पर, वो था हिकिकोमोरी। तो कहा गया कि नाकी भी जो है वो हिकिकोमोरी का शिकार हो गया है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जो तन्हा होते हैं और अपने आप को फिट नहीं मानते हैं तरक्की के साथ, तो ये गायब कैसे होते हैं और कहाँ गायब होकर जाते हैं। पूरी पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है,
कोई आदमी इसी दुनिया में कैसे छुप कर अकेला रह सकता है, कहाँ रह सकता है, कितने दिनों तक रह सकता है। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी है। यहाँ 17 साल का तो आपको इस लड़के का एग्जाम्पल दिया। 2019 का एक डेटा है जापान नेशनल पुलिस एजेंसी का। इसके हिसाब से 2019 में 85,000 लोग जापान के गायब हो गए। 2020 में 89,000 लोग गायब हुए। 2018 में 78,000 लोग गायब हुए। और ये एक एवरेज जो निकाला गया वो 80,000, और ये सिलसिला चल रहा है 90s के बाद से ही। तो हर साल इतने लोग गायब हो रहे हैं। इनमें से कुछ मिले, लौटे, लेकिन एक बड़ी तादाद लौट कर नहीं आई। जो लौट कर नहीं आई उनको फिर एक नाम दे दिया गया, और वो नाम था जोहात्सु। जोहात्सु का जापानी भाषा में अर्थ होता है वाष्पीकरण, यानी भाप बनकर उड़ जाना। मतलब जो शख्स गायब हो गया, जो पहले तो हिकी, 3 शब्द यहां पे इस्तेमाल होते थे। हिकिकोमोरी मतलब जो डिप्रेशन का शिकार हो गया, जो अपने आप को तरक्की के साथ नहीं कदम से कदम मिलाकर चल पाया, तो ऐसे लोगों को माना गया कि यह हिकिकोमोरी का शिकार है। और जो गायब हो गया, उसका मिल ही नहीं रहा है, उसका नाम रखा गया जोहात्सु। जोहात्सु मतलब अचानक भाप बनकर जैसे उड़ जाती है कोई चीज और दिखाई नहीं देती, तो ये तमाम लोग जोहात्सु हो गए। जैसे अपने यहाँ बहुत सारी गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, लेकिन उससे अलग है जापान में। जापानी पुलिस का एक कानून है, और जापान का कानून बड़ी सख्त है। वो है निजता का कानून। मतलब जो पर्सनल मैं हूं एक व्यक्ति के तौर पर, हर चीज पे मेरा हक है। मेरी मतलब आप कोई भी चीज को आप पब्लिक नहीं कर सकते बिना मुझसे पूछे हुए। जैसे अपने यहाँ तो किसी के भी आप कपड़े फाड़ दीजिए, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए। जापान में नहीं है। जापान की पुलिस तभी किसी ऐसे गुमशुदा लोगों को ढूंढती है जब या तो फिर उसका किसी क्राइम के साथ इन्वॉल्वमेंट कोई बताए कि ये क्रिमिनल है तो ढूंढेगी, किसी एक्सीडेंट के शिकार की बात बताई जाए तो उसे ढूंढेगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं और कोई एक बालिग है और वो गायब है, तो और उसका कहीं से भी कोई ऐसा सस्पिशियस नहीं है, तो फिर पुलिस ऐसे लोगों को नहीं ढूंढती। ये उनका कानून है। क्यों? उनको लगता है ये उसके अपने निजता का मामला है, उसके अपने इख्तियार में, अपने अधिकार में, कि वो अपने आप को अलग रखना चाहता है, तो इसमें कानून क्या करे। तो इसीलिए जापान की पुलिस भी बेबस होती है। परिवार चाहे कितना भी पुलिस के आगे गिड़गिड़ाए, यहां तक कि अगर वो बताए कि आप थोड़ा सीसीटीवी कैमरा ही देख लीजिए, वो फैमिली को सीसीटीवी कैमरा भी नहीं दिखाएंगे उसकी गुमशुदगी के। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से गया है, और उसकी मर्जी से गया है तो फिर उसको ढूंढना या उसके इन सीसीटीवी फुटेज को दिखाना या कुछ और, ये उसकी निजता के खिलाफ, कानून के खिलाफ। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, हम उसके बारे में ना कुछ दिखाएंगे, ना बताएंगे, ना सुनाएंगे। तो ये तो कहानी का एक पहलू हो गया कि 80s से शुरू हुआ। हिकिकोमोरी बीमारी के नाम के जो शिकार लोग हुए, और फिर जब वो गायब हुए तो उसके बाद उनको दूसरा नाम दिया गया जोहात्सु, यानी जो भाप बनकर उड़ गया। अब सवाल ये है कि ये लोग गायब कहाँ होते हैं? अगर एक साल में 80,000 बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की, तो फिर ये कहाँ जाते हैं? तो कमाल ये है कि जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग, ये इकलौती जगह है, इकलौता देश है जहां अपनी मर्जी से गायब होते हैं, तो इनको गायब कराने वाली एक बाकायदा कंपनी भी है वहां पर। मतलब मैं गया और मैंने कहा मुझे गायब होना है, अपने तमाम जानने वालों से, रिश्तेदारों से, यहां तक कि अगर शादीशुदा हो तो पत्नी से ही मुझे छुपा लो, मुझे गायब कर दो। तो बाकायदा इसके लिए एक कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है नाइट मूविंग कंपनी। और कमाल यह है कि इस कंपनी की जो शुरुआत हुई वो ऐसी ही हुई जैसे जो हिकिकोमोरी के शिकार थे, या फिर जो जोहात्सु बने, मतलब भाप बनकर एक तरह उड़ गए, गायब हो गए। तो ऐसी एक महिला थी जो अपने पति के जुल्म से बड़ा तंग थी और परेशान रहती थी। वो उसको टॉर्चर किया करता था। एक रोज वो महिला घर छोड़कर भाग गई। उसके जब वो गई, इधर उधर भटकी, तो उसे लगा कि उसके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, जिनका मोह माया भंग हो चुका है इस दुनिया और लोगों से। अलग अलग वजह है। वो तो नाकाम रहे जिंदगी में, घरेलू रिश्ते ठीक नहीं रहे, कॉलेज अच्छा नहीं रहा, जॉब अच्छा नहीं रहा,
किसी को जॉब से निकाल दिया गया, तो ऐसे लोगों को ये लगता था कि कहीं कोई ऐसी जगह मिले जहां हम अपना मुंह छुपा लें, इन लोगों को नजर ही नहीं आए, तो ये लोग गायब होने शुरू हुए। तो जब ये महिला एक गायब हुई अपने पतिवती को छोड़कर उसके जुल्म से, तो जब ऐसे लोगों से मिली तो उसे दिमाग में आइडिया आया, उसे ये आया कि क्यों ना ऐसे लोगों को गायब कराने के लिए कंपनी खोली जाए। और जब उसने कंपनी खोली तो पता चला कि वो कुछ लोग नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। उसके बाद उसने बाकायदा प्रचार प्रसार किया कि जिन्हें गायब होना है इस कंपनी से संपर्क करें, नाइट मूविंग कंपनी। और गायब कराने की फीस जो है वो 40,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से, जापानी येन में जो भी बनता हो, करीब 2 लाख तक रुपीस, वो आप जमा कीजिए। वो जमा करने के बाद वो आपको एक नया नाम देंगे, नई पहचान देंगे, नया ठिकाना देंगे, नई जगह भेजेंगे और आपको एक तरह से आप ही की दुनिया से छुपा लेंगे। तो बहुत सारे लोग किसी ऐसी जगह पे जाकर अपना बस जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक नया नाम, नई पहचान, नए हुलिये के साथ नई जिंदगी तक शुरू कर चुके हैं कि गए उन्होंने कहीं नौकरी कर ली, गए कहीं उन्होंने दाखिला ले लिया। तो इस तरीके से खुद को गायब करा के वो खुद की एक नई जिंदगी चुन लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इस कंपनी के आने के बाद की जो खुद को गायब कराने का काम है बड़ा आसान है, और नाइट मूविंग कंपनी ने इस काम को और भी आसान कर दिया। अब जब ये कंपनी खुली तब इस पर यह भी है कि इस कंपनी के ऊपर भी तो कानून कुछ कर सकता है जापान का, लेकिन नहीं। क्यों? फिर बात वहां कानून की आ गई कि किसी को जबरदस्ती ना उठा रहे हैं ना भगा रहे हैं, बल्कि ये वो कंपनी है जहां लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे गायब करा दो, और वो कह रहे हैं मैं तुम्हें गायब कराता हूं, ठीक है, तुम मुझे फीस दो, और वो फीस दे रहे हैं। यहाँ पे कोई जुल्म जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो उससे बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर उसके लिए एक नई जगह ढूंढते हैं, उसको कार्ड बनाते हैं, नई आईडी, नया पहचान, नया नाम अगर वो चाहे तो, और वो उसको भेज देते हैं और वो निकल लेता है। तो ऐसे लोगों की तादाद 2017 में टाइम मैगजीन ने, मैं एक इंटरव्यू दिया था इसी नाइट मूविंग कंपनी की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने, तो उसने कहा था कि इस कंपनी के जापान में यानी कि करीब 22 ब्रांचेस हैं टोटल जापान में, 22, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि इनका काम जो है वो बड़ा आसान हो गया। और वो सभी को पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये कहीं कोई क्राइम तो नहीं किया है। वो सारी चीजें जब हो जाती है तो फिर कहते हैं चलो तुमको गायब करा देते हैं, और उसके बाद वो उनको एक गायब कराने का मतलब उनको एक नई जिंदगी देते हैं। और फिर वो जाकर ऐसे लोगों के बीच घुल मिल कर रहते हैं, अपना नया आशियाना बसाते हैं, नई जगह पर रहते हैं, नए नाम से रहते हैं, नई पहचान से रहते हैं, और फिर अपने घर और अपने रिश्तेदारों के पास नहीं लौटते। एक जो गायब होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद 2 कैटेगरी के लोगों की है। एक जो प्रोफेशनली नाकाम रहे, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि जापान में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और आगे निकलने की होड़, उसमें बेस्ट तो निकल गए, लेकिन बेस्ट के नीचे जो थे वो सब अपने आप को नाकाम मानने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी सैलरी में इतना फर्क है, बाकी चीजें, हर दूसरा शख्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। तो एक वो थे। दूसरे वो लोग थे जो शादीशुदा थे। अब पति पत्नी की नहीं बन रही है, पत्नी के पति से नहीं बन रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जापान में ये कि शादी के बाद डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो बड़ा लेंथी है, बड़ा लंबा है, मतलब उसमें आपकी हालत खराब हो जाए। तो अब अगर कानूनी तरीके से डिवोर्स लेने जाएं तो क्या करें? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उससे अच्छा है कि हिकिकोमोरी का शिकार हो जाओ, उसके बाद जो हादसू बन जाओ, यानी कि सीधे एक रोज उठो और गायब हो जाए। जो नाकी था उस लड़के की भी कहानी ऐसी थी, हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जिस क्लीनिंग ऑफिस में वो काम करता था उस कंपनी में उसने देखा कि उसी के साथ के आए लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसकी सैलरी और बाकी चीजें उतनी हाइक हो नहीं रही। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। एक रोज अपने घर से वही पूरा उसने अपना बैग लिया जो ऑफिस जाता है और फिर लौट कर नहीं आया। लेकिन जब उसके बारे में उसके भाई ने उसको खोजने की कोशिश की तो पता चला कि उसी दिन वो दफ्तर जाने की बजाय एक फेरी में बैठा था, एक बड़े से पानी के जहाज में, और बाकायदा उसकी बुकिंग थी, और उस बड़ा जहाज था तो उसमें उसका केबिन भी था जो बुक कराया था।
तो ये 2 दिन के बाद पता चला कि इस केबिन में इस जो नाकी नाम के एक नौजवान की भी बुकिंग थी। तो उसके बाद अब शुरू में पहले ये था कि कुछ हो सकता है, भाई अपने तरीके से पता कर रहा। तो अब कंपनी ने उसको पता करना शुरू किया, क्योंकि कंपनी का एक मुलाजिम बिना इन्फॉर्म के कंपनी में आ नहीं रहा है। तो जब कंपनी ने इन्फॉर्म पता किया तो उस जहाज के रिजर्वेशन के थ्रू पता चला कि नाकी ने अपना रिजर्वेशन कराया था। इसके बाद वहां गए वो लोग देखने की, चलो जहाज में कहीं मिल जाए। तो जहाज के स्टाफ ने जब तलाशी ली तो जहाज के अंदर नाकी के केबिन में उसका बैग था, उसके पासपोर्ट थे, उसकी सारी चीजें, सामान मौजूद था, खुद नाकी गायब था। अब सवाल ये था कि क्या नाकी जहाज से कूद कर खुदकुशी कर ली? तो कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया। कोस्ट गार्ड ने आसपास के तमाम रूट्स को छान मारा। उनकी तलाशी का वो स्टैंडर्ड भी बहुत वो है, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली। कोस्ट गार्ड ने भी यही कहा कि नहीं, वो उसने सुसाइड नहीं किया, ना कूदा है, बल्कि ये बहुत मुमकिन है कि उसने इस जहाज में अपनी बुकिंग कराई, चेक इन किया, अंदर गया, केबिन में सारे सामान रखे और फिर वापस लौट गया। लेकिन 17 साल हो गए, वो लौटा नहीं है। तो ये जो डेटा है पूरा, ये आज भी जापान को चौंका रहा है। और अब जापान में इस बात को लेकर बड़ी सीरियसली इस पे बातचीत हो रही है कि तरक्की और बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक रोज सुबह उठे और शाम को दफ्तर जाए या कॉलेज जाए और लौटे ही नहीं घर, तो क्या होगा? और जैसे जैसे दिन बीतता फिर उनको ये डर सताने लगता है कि क्या वो हिकिकोमोरी का शिकार है, क्या वो जोहात्सु बन चुका है और क्या अब कभी नहीं लौटेगा। और ये जो तादाद है लाखों में, कहते हैं कि करीब 25 लाख लोग अब तक जोहात्सु बन चुके हैं, यानी गायब हो चुके हैं। ये सरकारी फिगर है, लेकिन जो इस पे काम करते हैं वहां के एनजीओ और बाकी लोग, उनका मानना है कि इससे कहीं दुगना तिगना ज्यादा लोग जो है वो गायब हुए इस तरीके से। और इन सब की वजह है यही जिंदगी की भाग दौड़, तरक्की की रेस और आगे निकलने की होड़, और उस चक्कर में और फिर पारिवारिक कारण, इन सारी चीजों की वजह से जापान के लोग एवरेज हर साल 80,000 खुद को गायब करवा रहे हैं। और दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है जहां गायब कराने के लिए बाकायदा एक कंपनी है, लेकिन सरकार उस कंपनी के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि वो कंपनी सब कुछ लीगल तरीके से करती है। एक शख्स अपनी मर्जी से आता है, एक फीस जमा करता है और कहता है मुझे गायब करा दो, मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहां मेरा कोई दूर दूर तक जानने वाला मुझे ना पहचाने। और ये कंपनी उनको ये सारी सुविधाएं देती है, बदले में एक छोटी सी फीस लेती है, 40,000 से लेकर करीब 2 लाख तक की। तो और इस कंपनी में भी अब ज्यादातर वो लोग हैं जो कभी खुद जोहात्सु बने थे, जैसे उस महिला का मैंने आपको बताया। तो जो जोहात्सु बने, उन्हें लगा कि हमारे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को भी मदद करें, ऐसे लोगों को भी उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने दें, ताकि वो डिप्रेशन के शिकार में कुछ और न कर ले। तो कम से कम पहचान ही छुपाना है, चेहरा नहीं दिखाना अपने जानने वालों को, तो नए चेहरे नए पहचान के साथ कहीं और इनको गायब करके बसा देते हैं। और ये चल रहा है जापान में। तो अपने आप में बेहद अजीब है कि लोग खुद को खुद से ही गायब करवा रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मोनालिसा पांडा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनालिसा। और ये भेजा अनिल साहा ने है। साथ ही मंजेश चौरसिया का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंजेश। विकास गुप्ता, इनकी 50वीं सालगिरह है, 50th बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विकास भाई। और इन्होंने एक और भी मुझे सुधारा है कि जो मैं विश करता हूं मैरिज एनिवर्सरी, वो इन्होंने कहा कि शायद गलत है, उसको असल में कहते हैं वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी की जगह वेडिंग एनिवर्सरी। तो चलिए, शुक्रिया विकास भाई इस सुधार के लिए। इफ्तिखार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इफ्तिखार। ये भेजा है सारिक अंसारी ने। साथ ही शैलेंद्र बैसवार, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शैलेंद्र जी। और ये भेजा है अमन बैसवार जी ने, उनके पिता हैं शैलेंद्र जी। वरुण मुर्मू, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वरुण, भेजा शानू ने है। मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट का भी नाम है। साथ ही शब्बीर हुसैन, इन्होंने फॉलो अप में कहा था एक कहानी, अभिषेक मिश्रा एक कहानी आपको सुनाई थी, जिसकी लाश उसी के गर्लफ्रेंड के गार्डन में मिली थी और उसके ऊपर गोभी उगा हुआ था। 9 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया। एक ऐसा फैसला है कि
कल इस पे बात करूंगा फॉलो अप में, तो वो जरूर सुनिएगा। तो शब्बीर साहब कल का फॉलो अप उसी पर है। थैंक यू सो मच। संकिता पाटले इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। पूजा शर्मा इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। धीरज मीना थैंक यू सो मच आपका। साथ ही शेख मोहम्मद सनाउल्लाह हुसैन थैंक यू सो मच आपका। अंकित साकिया कहानी की फरमाइश की है। और मनीराम पुनिया चूरू कल की कहानी इन्होंने फरमाइश की थी। थैंक यू सो मच। कहानी सुना दी कल मैंने। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी। कल संडे है, रात 9 बजे फॉलो अप में। और फॉलो अप में भाई ये केस जिसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसके शहर में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बेटे का कत्ल हो जाता है। 4 लोग पकड़े जाते हैं। एक को निचली अदालत बरी कर देती है। अब 3 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। और कमाल ये कि जो ग्राउंड था बरी करने का, उस ग्राउंड से आप लोग कितने एग्री करेंगे, ये कल के फॉलो अप में पता चलेगा। तो कल फॉलो अप रात 9 बजे जरूर देखिए। और इसके बाद फिर परसों कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और